शुभ प्रभात बच्चों। आज आपके इतिहास के कक्षा में अध्याय 4 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, इस अध्याय को आज हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड का आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह याद करता है। बिरसा मुंडा झारखंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी व्यक्तियों में से एक थे। बिरसा का ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहते थे जो निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन एवं उच्च आचरण पर आश्रित था। वे जनजातियों के बीच से अंधविश्वासों का उन्मूलन करना चाहते थे। उनका सर्वोच्च धर्म परोपकार था। बिरसा के धर्म का संबंध उसकी अपनी जनता की मुक्ति से था। सन 1895 ईस्वी में जुलाई का महीना था। बिरसा अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक गरज के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। सभी बारिश से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तभी अचानक जोर की आवाज के साथ बिरसा के ऊपर बिजली गिर गई। लेकिन बिरसा को किसी भी तरह की क्षति तो नहीं हुई, लेकिन उनके शरीर का रंग परिवर्तित होकर रक्त की तरह लालिमा लिए हुए प्रतीत होने लगा। तब बिरसा को लगने लगा, मेरे पास तो चमत्कारी शक्तियां आ गई हैं। मैं सभी जनजातियों की समस्याओं को दूर करने आया हूं। इस नए धर्म के प्रचार का विचार बिरसा के मन में इसी घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। जब वे 20 वर्ष के थे, बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दुखों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसी कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर जनजातियों के रीति रिवाज देश की अन्य जनता के रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? बच्चों, अभी जो अध्याय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे। तो उनके कई प्रकार हैं। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या है इसके बारे में जरा सा जानकारी लेते हैं। उनमें से कुछ आदिवासी झूम खेती करते थे। झूम खेती को घूमंतु खेती भी कहा जाता है, घूम घूम कर खेती करना। इस तरह की खेती एक जगह से दूसरे जगह पर घूम घूम कर की जाती है। जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को जोतने के बजाय खुरच देते थे और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काट के वो दूसरे जगह के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रह जाती थी। यानी बच्चों, वहां पे जमीन जो है उसको खाली कर दिया जाता था ताकि वहां की जो उपजाऊपन है वो फिर से दोबारा उस जमीन में आ जाए। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगल बस्तियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों पर ही निर्भर करती थी। वे जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा कि झूम खेती करते थे, तो कुछ जो है वो शिकारी भी थे और संग्राहक, यानी जो कहीं से इधर उधर से इकट्ठा करके वो लोग अपना जीवन यापन करते थे।
इनके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। बंदर, हिरन, चूहा, चमगादड़, गिलहरी तथा खरगोश के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। इनके परिवार जंगल में कंदमूल, फल एवं रस्सी के लिए वृक्षों की छालों के लिए घूमते रहते थे। जाल, लाठी तथा कुल्हाड़ी शिकारी के प्रमुख उपकरण थे। किसी एक स्थान पर इनका टिकना मधु तथा छालों की उपलब्धि पर निर्भर करता था। वे 3-4 वर्षों से अधिक एक स्थान पर नहीं रुकते थे, क्योंकि बच्चा जब फलों का या फिर जो भी इनको जरूरत होती थी वो सब जब वो पेड़ों से इकट्ठा कर लेते थे तो वहां का पेड़ जो है वो सब खाली पड़ जाता था और कुछ दिनों के बाद ही, कुछ सालों के बाद ही उसमें फिर दोबारा फलन हो सकता है। इसीलिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल ही एक जगह पे रुकते थे, उसके बाद वो लोग वहां से हट जाते थे। टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुंबा इनका आवास था। कुंबा को इस तरह से बनाया जाता था कि मूसलाधार वर्षा में भी इसके भीतर पानी नहीं टपकता था। ओडिशा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था और इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो शिकार हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मीले, फल और कंदमूल खाते थे। खाना पकाने के लिए वे शाल, सकुआ और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाशों के फूल की जरूरत होती थी तो वे खोड़ समुदाय के लोगों से ही कहते थे। मुद्रा की सुविधाएं न होने के कारण वस्तु विनिमय का प्रचलन था, अर्थात अदला बदली। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें लेते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। झारखंड में शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता श्रेणी में बिरहोर तथा कोड़वा प्रमुख थे। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य को आदिवासी अपनी गरीबी और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि और कौन सा आदिवासी लोग अपना जो जीवन यापन के लिए काम करते थे। तो कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समुदाय जानवर पालकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के झुंड लेकर यहाँ से वहां जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लगाड़िया समुदाय गाय भैंस पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़ेरिया थे और कश्मीर के बखाल बकरियां पालते थे। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि कुछ आदिवासी जो है वो एक ही जगह पर खेती भी करते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे वनों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। स्थायी कृषक की श्रेणी में संथाल, उड़ाव तथा खड़िया भी आते थे। यह स्थायी गांव में निवास करते थे। हल बैल की सहायता से खेती की जाती थी। सिंचाई के लिए कुआं, तालाबों का उपयोग होता था। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है।
अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन क्या क्या हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक चेतना का विकास होने लगा। तो सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए। ब्रिटिश काल में भारत की जनजातियों एक अलग समुदाय में न रहकर देश की मुख्य सामाजिक जीवन धारा का अंग बनने लगी थी। उन्हें वश में रखने के लिए कंपनी काल में एजेंसी व्यवस्था स्थापित की गई थी एवं उनके लिए संरक्षण प्रणाली का विकास किया गया था। उनके पारस्परिक झगड़ों को निपटाने एवं जनजातीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से कुछ सामान्य नियम बनाए गए थे, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य था ब्रिटिश भारत की मुख्य सामाजिक धारा में आदिवासियों का विलयन। विलयन यानी बच्चों मिला देना एक साथ। अतः एक सामाजिक अवधारणा के रूप में संरक्षण विफल रहा और पूरे भारत की जनजातियां ब्राह्म प्रभावों से नहीं बच पाई और शैने ब्रिटिश भारत के सामाजिक संगठन में उनका विभिन्न स्तरों पर विलयन होता रहा। बच्चों ये शब्द जो है शैने का मतलब होता है धीरे धीरे, ये संस्कृत का शब्द है। ब्रिटिश काल में झारखंड के आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन और आदिम स्वरूप में स्पष्ट रूपांतरण हुआ। रूपांतरण यानी बच्चों बदलाव हुआ। उनकी सीमा विस्तृत हुई और क्षेत्र सीमित हुई। इस रूपांतरण का राजनीतिक प्रभाव यह हुआ कि झारखंड के आदिवासी जाति के आधार पर अपना कोई पूर्ण विकसित राज्य अथवा स्वशासित क्षेत्र नहीं बना सके। तथापि इस अवधि में नगरीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नगरीकरण का सीधा संबंध परिवर्तन यानी प्रवास से था। इस अवधि में परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि भूमि एवं आजीविका की तलाश में आने वाले गैर आदिवासियों ने आदिवासियों को उनके निवास स्थान से अपदस्थ किया और उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया। क्योंकि ये तो अंग्रेज लोग बाहरी थे, ये यहाँ पे आए, जबरदस्ती आदिवासियों के जितनी भी जगह जमीनें थी उनको हड़प लिया, उन्हें सिमट के रख दिया और कहा कि इनको सभ्य बनाना है। आदिवासी अपनी जमीन से वंचित होकर औद्योगिक एवं कृषि मजदूरों के रूप में असम के चाय बागानों तथा दक्षिण बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कृषि प्रधान क्षेत्रों में शरण लेने लगे। फलतः आदिवासी बहुल क्षेत्र घटने लगे और अल्प आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पहचान मिटने लगी। इस युग में आदिवासी समाज 3 वर्गों में बंट गया। सबसे ऊपरी राजा और जमींदार, मध्य में खुशहाल आदिवासी और सबसे नीचे सामान्य आदिवासी। ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों के कारण पारंपरिक जनजातीय लक्षणों का तीव्र विकास हुआ। मिशनरियों ने के शैक्षणिक क्रियाकलापों से भी आदिवासियों के सामाजिक रूपांतरण में सहायता मिली। यह भी सत्य है कि ईसाई मत से स्वीकार किए जाने का प्रभाव आदिवासियों के खान पान, वेशभूषा, प्रसाधनों एवं आभूषणों पर भी पड़ा।